हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, आप सबसे आज हम चर्चा कर रहे हैं RS मुख्य परीक्षा 2024 का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसका लोक प्रशासन वाला हिस्सा, मतलब पार्ट बी 65 नंबर का जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। उनके आंसर में डिस्कस करूँगा। तो बहुत दिनों से आप लगातार कॉल कर रहे थे, मुझे पूछ रहे थे। मेरे पास सच में ही समय का अभाव रहता आजकल, तो मैंने देखा ही आज ही है। तो इस प्रश्न पत्र को देखा मैंने डाउनलोड किया RPSC के उससे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत अच्छा पेपर था। पहली टिप्पणी मेरी दृष्टि से तो पेपर बहुत सरल सा है। मतलब एक लोक प्रशासन का मैं एक विद्यार्थी और शिक्षक की दृष्टि से देखूं, लेकिन विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से मैं समझ सकता हूं कि उन्हें बहुत दिक्कत आई होगी। तो इसके क्वेश्चंस में जो मुझसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते भी थे आप अनुमान बता दीजिए अब की बार कौन से आने वाले हैं, और मैंने उन्हें कहा नहीं, अब नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर पे मोटे मोटे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आप डेप्थ गहराई से जाके क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा ही हुआ है। तो बिना देरी किए कम समय में कोशिश करता हूँ, क्योंकि पूरा डिस्कशन तो 2 घंटे से भी ज़्यादा समय चाहिए। तो वो शॉर्ट डिस्कशन करता हूँ आपसे। तो ये मैं एक एक क्वेश्चंस पे ही चर्चा करता हूँ। आप ये RPSC से डाउनलोड किया है, आपको दिख रहा होगा। उनका ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है, वो सवाल है कि जो जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 का राजस्थान का है, उसमें पंचायतों में राजस्व से भिन्न, मतलब कहाँ पंचायतों में, ध्यान देना इस टर्म्स को, राजस्व से भिन्न मामलों के लिए द्वितीय अपील अधिकारी किसको अधिसूचित किया है। ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस राइट टू हियरिंग एक्ट में इसकी धारा 3 में ये कहा गया कि राज्य सरकार अधिसूचित करेगी अपीलेट अथॉरिटी को या सुनवाई अधिकारी को। अब वो गजट नोटिफिकेशन में है, वो इस एक्ट में तो है नहीं। और गजट नोटिफिकेशन आप पढ़ते नहीं होंगे, मैंने मेरी इस बुक पे बता रखा है, लेकिन इतना क्लियर तो वहाँ भी नहीं है कि किस विषय को कौन सुनेगा। तो पंचायतों के जो राजस्व मामले हैं उनको तो सुनते हैं। उनकी तो प्रक्रिया क्या है, उनको पहले पटवारी है, पटवारी के बाद में फिर तहसीलदार है, और फिर उसकी अलग अथॉरिटी है, जिला कलेक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो विकास प्रशासन वाला मामला, मतलब जो गैर राजस्व वाले मामले हैं, उसकी पहली अधिकारी होता है वो है VDO। उसकी अपील होती है BDO, मतलब जिसे हम रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर या आप जिसे क्या कहते हैं ब्लॉक विकास अधिकारी कहते हैं। और द्वितीय अधिकारी जो अपीलेट अथॉरिटी है गजट नोटिफिकेशन में, वो होता है जिला परिषद का CEO। तो इसका सही आंसर है जिला परिषद का CEO। और ये मैंने खुद ने भी, मतलब जिससे सवाल आया तो मुझे भी थोड़ा सा चौंका, एकदम से मुझे भी याद नहीं आया। मैं अंदर जाके फिर पंचायती राज विभाग की साइट देखी, फिर अंदर जाके देखा, तो फिर लिखा तो इसमें जिला परिषद का जो CEO है वो आपको लिखना है। तो थोड़ा चौंकाया होगा आपको। दूसरा सवाल ले लेते हैं हम। दूसरा सवाल है वो है ब्लॉक और तहसील में विभेद कीजिए। ये बहुत ईजी है, ये मैं बताता रहता हूँ। ब्लॉक बेसिकली विकास प्रशासन की इकाई है, और तहसील है वो राजस्व प्रशासन की इकाई है। यही लिखना था। मैं हमेशा मेरे लेक्चर में डिटेल से ये 2 तरह के प्रशासन को बताता हूँ, और इनकी दोनों का एक क्लासिफिकेशन बताता हूँ। तो ईजी है। तीसरा 2-2 नंबर के हैं, तो 15-15 शब्दों में है। तीसरा है रिमूवल और डिसमिसल जो सर्विसेज से किए जाते हैं उनका अंतर। बेसिकली हम कार्मिक प्रशासन में पढ़ते हैं, सीधे तौर पर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे दिया, ये थोड़ा मैं भी सोच रहा हूँ अभी। तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में तो जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उनमें हम इन्हें देखते हैं। तो जो रिमूवल होता है और डिसमिसल है वो क्या है? रिमूवल छोटा दंड है, डिसमिसल बड़ा दंड है। अंतर क्या है? रिमूवल में अगर सेवा से हटाए तो दोनों में जाता है, लेकिन रिमूवल में वो दोबारा से किसी दूसरी सेवा को ज्वाइन करने के योग्य होता है, जबकि डिसमिसल में वो भविष्य में किसी भी प्रकार की पुनर्नियुक्ति का योग्य नहीं होता है। बस ये 2 बातें आपको लिखनी है।
लेकिन ये सवालों को सोचिए ज़रूर कि ये जो दिया है, ये जो 18 नंबर का सवाल है ना, ये बहुत बहुत कुछ मैसेज है आपके लिए। मैं जो कहता हूँ कई बार कि जैसे हमारे इस RS के सिलेबस में डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दिया हुआ है, उनका रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब उसमें मैं रिक्स पढ़ाता हूँ डिटेल से। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं रिक्स है ही नहीं सर, क्यों? अरे है, देखो। और उसमें ये उनका ट्रेंड पूछा है, तो 3 ट्रेंड है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला ट्रेंड वो ये कहता है कि ये 3 ट्रेंड क्या होना चाहिए, रिक्स कहता है। तो पहला ट्रेंड वो बताता है, डिटेल तो देखिए बहुत गहरी सी बात है, मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा। नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल, मतलब वाट शुड से वाट इज की तरफ होना चाहिए, रियल अध्ययन की तरफ जाना चाहिए। हिंदी में कहे तो इसे कहते हैं मानकीय से आनुभविक अध्ययन की तरफ। ये पहला पॉइंट, एक लाइन। दूसरा है नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी और तीसरा पॉइंट होता है वो है इडियोग्राफी टू नोमोथेटिक, मतलब विशिष्ट परकता से सामान्य परकता की तरफ। ये 3 वो ट्रेंड बताता, वो एज इट इज लिखने हैं आपको। थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, मैं आपकी दृष्टिकोण, क्योंकि हमारे लिए तो ये थोड़ा इजी पार्ट है, लेकिन आपके लिए काफ़ी टफ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। ये 5वां नंबर का जो सवाल है 2 नंबर का, रेस जूडी काटा, ये सच में नई टर्म है। ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं ये टर्म, और लेकिन आप सिलेबस वाइज देखें तो दिक्कत हुई होगी। ये होता क्या है कि न्याय का एक सिद्धांत है, जहाँ अगर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा एक मुद्दे पर अंतिम निर्णय दे दिया तो समान पक्षकार समान मामले में दोबारा से वाद दायर नहीं कर सकता। ये इसलिए किया गया ताकि बार बार समान प्रकार के केसों का अंबार ना लग जाए। तो 3 चीज़ें, 3 टर्म्स इसमें ध्यान देना पड़ेगा। समान पक्षकार समान मामले में किसी सक्षम न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात वाद दायर नहीं कर सकता, यह है। इसी तरह से फिर सवाल आया है शासन व्यवस्थाओं के लिए नवलोक प्रबंधन दृष्टिकोण में अंतर्निहित विरोधाभास की चर्चा कीजिए। ये सवाल मैं मानता हूँ कि इसी तरह से सवाल पूछे जाने चाहिए, मेरी समझ यही है। क्योंकि आप है ना सीधे सीधे ये जो आप नोट्स से सवाल लेते हो ना, वो नहीं है। अब पेपर सच में समझ बेस्ड है। तो नवीन लोक प्रबंधन जो 80-90 के दशक में आता है, सेकंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के उपरांत, जिसमें डेविड ऑस्बॉर्न और टेड गैबलर की पुस्तक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट में 10 चैप्टर है, 10 शीर्षक है, वही एनपीएम है। बेसिकली एनपीए के पश्चात एनपीएम जो है वो इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे बल देता है, प्रबंधकीय तकनीकों पर बल देता है, रोल बेक स्टेट पे बल देता है, मैनेजरियल टेक्निक के अडोप्ट करने पे बल देता है, राज्य की भूमिका को सीमित करता हुआ उनकी भूमिका को फैसिलिटर, कैटालिटर और मोटिवेटर और प्रमोटर की बनाने पे बल देता है। ये एनपीएम है। लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्शन पूछा है, एनपीएम नहीं पूछा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर आप आर्थिक दक्षता लेके आएंगे या दक्षता पे बल दोगे तो लोक कल्याण प्रभावित होगा। अगर आप निजीकरण पर बल देता है तो अनइक्वलिटी बढ़ेगी, मतलब असमानता बढ़ेगी। अगर आप स्वायत्तता पे जैसे एनपीएम बल देता है तो फिर नियंत्रण का सवाल आएगा या जन उत्तरदायित्व का सवाल आता है। इसी तरह से अगर आप लागत कटौती पे बल देते हो तो गुणवत्ता गिरती है। तो ये जो विरोधाभास है वो बताना है। लेकिन क्वेश्चंस का टैग समझिए, चर्चा कीजिए, मतलब डिस्कस करना है। तो डिस्कस में केवल कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं बताना, आपका पक्ष भी बताना होता है। और आपका पक्ष यह है कि एनपीएम आर्थिक दक्षता से सामाजिक समता का लक्ष्य रखता है, जहां वह सामाजिक समता को प्राप्त करने के साधनों को बदलने की बात करता है। मतलब जहां साधन वेलफेयर स्टेट मतलब विस्तार था एनपीएम में, वहीं साधन इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस हो गया। तो कोई ये अंतर्विरोध है वो आप बताएंगे कि सतही है, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये इसका पार्ट होगा। इसी तरह से ये सवाल भी बहुत अच्छा है, बल्कि आपको काफ़ी सरप्राइज भी किया होगा इस सवाल ने। कार्यपालिका पर नियंत्रण की प्रक्रिया में महालेखाकार मतलब ऑडिटर जनरल, अकाउंटेंट जनरल कार्यालय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। मतलब जो
अकाउंटेंट जनरल का कार्यालय है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण, मतलब एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण कैसे करता है उस भूमिका को बताना, आपको केवल उसी भूमिका को बताना। तो ये होता क्या है अकाउंटेंट जनरल? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आपको पता है जो ऑडिट का काम तो करता ही है, लेकिन सभी राज्यों के भीतर अकाउंटिंग का काम भी करता है। 1976 में सेंटर में जो अकाउंटिंग का काम था वो अलग कर दिया गया, लेकिन सारे के सारे स्टेटों में आज भी ये अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों काम करता है। तो अकाउंटिंग में ये परफॉर्मा, बिल्कुल अकाउंटिंग कैसे की जाए ये भी यही काम करता है। इसके नीचे 2 ब्रांचें होती हैं। तो अकाउंटेंट जनरल बेसिकली सीएजी के अधीन काम करने वाला और राज्यों में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को सुनिश्चित करवाने वाला कार्यालय है और अपनी रिपोर्ट सीएजी को करता है। तो इसका आंसर एक तरह से सीएजी को ध्यान में रखते हुए ही देना है, लेकिन इनडायरेक्ट पूछ लिया। क्वेश्चन का उत्तर बहुत इजी है, मतलब जो सीएजी का काम है वो इसका काम है, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा स्टूडेंट, मुझे पता है, क्योंकि वो केवल सीएजी देखता है, उसके भीतर के पार्ट को देख ही नहीं रहा है। तो अब आपसे थोड़ा हम कह रहे हैं कि नीचे भी देखो आप, तो वो चीज़ें बताना है। तो क्या क्या बताना है? 1 नंबर कि जब अकाउंटिंग करता है तो वित्तीय अनियमितताएं प्रारंभिक स्तर पर ही रुक जाती है। अकाउंटिंग चूंकि सुव्यवस्थित करता है तो एक तरह से पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है, और ऑडिट करता है उससे अनियमितताएं उजागर होती है और भय के माध्यम से भविष्य में अनियमितताएं रुकती है। और इसी तरह से ये इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाया जाता है, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक एंटरप्राइजेज कमेटी को सहयोग करता है फिर ये, तो वहाँ पर ये फिर संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कार्यपालिका का। तो 4 पॉइंट बहुत है मुझे लगता है। इसी तरह से लोक प्रशासन में उत्तर आधुनिकतावाद से क्या समझती है? बहुत मतलब मेरे फेवरेट सवालों में ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, मैंने देख के काफ़ी खुश हुआ कि हाँ ऐसे सवाल आए हैं, ठीक है ना। थोड़ा चूँकि 3 पेपर बनते हैं बेसिकली आरपीएससी में, कौन सा आ जाता है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात पूछी है आपसे, तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है पहले तो ये पता हो, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म सभी सोशल साइंस की डिसिप्लिन में आता है, लेकिन लोक प्रशासन में वो कैसे है, ये आपके सवाल की मांग है कि लोक प्रशासन में उत्तर आधुनिकतावाद मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे है। तो इसके 3-4 पॉइंट जो पोस्ट मॉडर्निज्म के हैं, बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म पॉजिटिविज्म का विरोधी है, वो जो ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हो कि एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी हो उसको या यूनिवर्सलिज्म हो उसका विरोधी है, आपकी डाइवर्सिटी को स्पेस देता है, डेमोक्रेसी, पीपल पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो मॉडर्निज्म के बाद आया, लेकिन लोक प्रशासन में ये क्या है? लोक प्रशासन में ये नौकरशाही के विरोध में उभरा है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो नौकरशाही जो पहला पॉइंट ये है कि लोक प्रशासन में पोस्ट मॉडर्निज्म नौकरशाही के विरोध में उभरा है। नौकरशाही की यांत्रिकता, लाल फीताशाही, कठोरता, औपचारिकता पर जो अधिक बल है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये आया है, और उसके स्थान पर ये अनौपचारिकता, लचीलापन, आपका मानवीय तत्वों पर बल देता है। नंबर 1 बात। नंबर जो दूसरी बात है वो है कि ये गुड गवर्नेंस और पीपल पार्टिसिपेशन पे बल देता है। नंबर 3 ये नए प्रकार के प्रशासन जैसे कम्युनिटी बेस्ड प्रशासन, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इन तकनीकों को अपनाने पे बल देता है। और नंबर 4 लोक प्रशासन डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करे, मतलब वीकर सेक्शन के हितों की भी रक्षा करे, केवल मशीन की तरह ही अपना व्यवस्था न दे जैसे एनपीएम कह रहा था। तो एक तरह से एनपीएम और ब्यूरोक्रेसी दोनों के ही अगेंस्ट के भीतर ये उभरा है। ये 4 पॉइंट आप दे देंगे तो सवाल में क्या समझते हैं बस यही देखा है, तो आप 4 पॉइंट आप पॉइंट वाइज आंसर दे दो तो उत्तर बन जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन और डिलीगेशन के भीतर अंतर की व्याख्या करनी है, ये मैं बहुत डिटेल से बताता हूँ, और ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा आप गौर करना। सिलेबस में केवल डिलीगेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, लेकिन हमेशा ही मैं बताता रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन डिलीगेशन के साथ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना चाहिए। तो अंतर क्या है? डिलीगेशन में फाइनल अथॉरिटी और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसका चरित्र दोहरा होता है, ये अस्थायी होता है और एक प्रशासनिक संकल्पना है। वहीं विकेंद्रीकरण जो होता है
वहाँ फाइनल अथॉरिटी और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है, मतलब स्थायी प्रत्यायोजन होता है, स्थायी सत्ता का आपका ट्रांसफर होता है और इसका चरित्र दोहरा नहीं होता है, यह अहस्तांतरणी है और ये शुद्ध रूप से राजनीतिक है। तो ये डिफरेंस आपको बताना है। तो मेरे पास समय की कमी है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोल पाऊँगा, थोड़ा हिंट दूंगा। ये वो सवाल बहुत इजी है कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है जो सिलेबस में भी है, उसकी नियुक्ति, त्यागपत्र और पदच्युति से संबंधित क्या प्रावधान है, तो एज इट इज प्रावधान लिखने में मुझे बताने की जरूरत नहीं, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे होता है। त्यागपत्र गवर्नर को देता है, हटाने का रिमूवल की प्रक्रिया जो लोक सेवा आयोग की तरह है, तो वो डिटेल से आप देख सकते हो। ये सवाल जरूर समझना है, शास्त्रीय सिद्धांत लोकोक्तियां और मिथ है। बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छा सवाल जिसे मैं उछल कूद करता क्योंकि बेसिकली जब आप विषय को जीते हो ना तो उसमें आनंद आता है, तो इस तरह के सवालों में मुझे आनंद आता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत लोकोक्तियां और मिथ है, ठीक है। इस कथन के प्रकाश में पद सोपान और नियंत्रण के क्षेत्र के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। तो सवाल ये पूछ रहा है कि जो हर्बर्ट साइमन ने स्टेटमेंट दिया था ये वाला कि क्लासिकल थिंकर तो एज ए प्रोवर्ब्स है, लोकोक्तियाँ हैं, जिसे लोकोक्तियों का कोई बेस नहीं होता है, एक लोकोक्ति के विरुद्ध दूसरी लोकोक्ति खड़ी कर सकते हैं। एक लो चलो एक लोकोक्ति है, और एक के ओर एक 11 होना ये भी लोकोक्ति है, संगठन में शक्ति होती है ये भी लोकोक्ति है। तो ये दोनों एक साथ कैसे होगी, एक लोकोक्ति के खिलाफ दूसरी लोकोक्ति खड़े कर सकती है, तो लोगों की उक्तियाँ हैं। तो शास्त्रीय सिद्धांत जो सार्वभौमिकता का दावा कर रहे हैं वो खोखला है, ऐसा हर्बर्ट साइमन कह रहे थे। और हर्बर्ट साइमन ने इसका एग्जाम्पल दिया पद सोपान और नियंत्रण के क्षेत्र के भीतर के विरोधाभास को, और उसे यहाँ डिटेल से बताना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताना है कि शास्त्रीय सिद्धांत कैसे सार्वभौमिक है, कौन कौन क्या देते हैं। थोड़ा सिद्धांत, फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए, गुलिक ने 10, उर्विक ने 29, ये सिद्धांतों को थोड़ा बताना है, ठीक है। उसके बाद में साइमन क्या कहता है, साइमन लोकोक्ति क्यों बताता है, क्योंकि वो हर सिद्धांत के विरुद्ध दूसरा सिद्धांत दिया जा सकता है। और कारण क्या बताता है ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांत अनुभव और कल्पना आधारित है, ये आना जरूरी है। फिर ये जो दो पद सोपान और उसके विरोधाभास को आप समझो। विरोधाभास क्या है कि अगर नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा तो पद सोपान के स्तर बढ़ेंगे, ध्यान देना, और अगर नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा होगा तो पद सोपान के स्तर कम हो जाएंगे। जैसे नियंत्रण का क्षेत्र 3 करो तो 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 9, 9 के नीचे 27, 27 के नीचे फिर 81 नहीं है, फिर 243। लेकिन अगर नियंत्रण का क्षेत्र 5 करते तो 1 के नीचे 5, 5 के नीचे 25, मतलब एक व्यक्ति कितनों को नियंत्रित, समन्वित, पर्यवेक्षित कर सकता है। यही तो है ना। थोड़ा डिटेल तो आप वहाँ पढ़ेंगे, वो इतना आसान नहीं होता है। तो मैं कभी इस पर 3 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा, अभी तो मैं बहुत समरी बता रहा हूँ। तो शास्त्रीय सिद्धांत ये कहते हैं कि नियंत्रण का क्षेत्र भी कम होना चाहिए और पद सोपान भी कम होना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण का क्षेत्र कम होता है तो बेहतर प्रकार से कंट्रोल होता है, और ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रोल नहीं होता है। और पद सोपान जो है उनके स्तर भी कम होने चाहिए, क्योंकि पद सोपान के स्तर बढ़ जाएंगे तो लाल फीताशाही बढ़ जाएगी, निर्णय में देरी होगी। अब ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। तो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताना है, और लास्ट में बताना है कि आधुनिक समय में ये संकल्पना भी जो साइमन कह रहा वो बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि आधुनिक समय में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे नई संकल्पना आ गई है। तो इस तरह से आप इसको आंसर देना है। आप समझ गए होंगे, जिन्होंने पेपर दिया वो समझ गए होंगे इस पार्ट को। इसी तरह से फिर एक और सवाल ले लेता हूँ, वो है लास्ट में, शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा है। वेबर और बर्नार्ड की लिजिटिमेसी की जो संकल्पनाएं हैं वो कैसे भिन्न है एक दूसरे से, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ मैं इसे, जो है ना। तो वेबर और बर्नार्ड का लिजिटिमेसी का सिद्धांत तो है क्या, बेसिकली दोनों के ऑथोरिटी का प्रिंसिपल आपसे पूछा है। ध्यान देना, पावर प्लस लिजिटिमेसी बराबर ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी के साथ लिजिटिमेसी होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट लिजिटिमेसी या वैधता की ऑथोरिटी नहीं हो सकती। तो ऑथोरिटी का केंद्रीय तत्व है लिजिटिमेसी। अब ये जो लिजिटिमेसी है, मतलब वो
मैक्स वेबर और बर्नार्ड की कैसे अलग है, तो दोनों का सत्ता का विचार बताना है और उसके भीतर लेजिटिमेसी कैसे अलग है वो बताना है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि वैधता क्या है, फिर ये बताना है कि वैधता सत्ता के लिए कितनी ज़रूरी है, और इस विचार में मतलब इस विचार में लेजिटिमेसी के माध्यम से उक्त प्रश्न में दोनों के सत्ता के विचारों के भीतर वैधता का अंतर निहित है। तो सत्ता का विचार क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, क्रिज्मेटिक ऑथोरिटी और लीगल रेशनल ऑथोरिटी होती है। और मैक्स वेबर ने ये मॉडल बेसिकली समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से दिया है, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया है। वहीं बर्नार्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस की बात करता है, थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करता है, जहां ये विचार प्रबंधकीय दृष्टिकोण से दिया है संगठन में। तो दोनों का एक तो पहले बात ही अलग होगी और इसके आधार पे फिर बताना है आपको। और जहां मैक्स वेबर कहता है कि सबसे अच्छी सत्ता लीगल रेशनल है, वो तो डिटेल से वहां देखते हैं, लेकिन आपको थोड़ा जो पेपर दिया उनको पता लगे जो दे रहे हैं उनको कि कितने गहरे से जाके पूछा है। तो दोनों के भीतर अंतर यह है कि लेजिटिमेसी का संकल्पना का मतलब सत्ता का विचार है, तो यही अंतर बताना है दोनों। ये इनका समाजशास्त्रीय और राजनीतिक विचार है मैक्स वेबर का, इनका संगठनात्मक और प्रबंधकीय विचार है। ये जो लेजिटिमेसी है मैक्स वेबर की वो विश्वास आधारित है, और जो चेस्टर आई बर्नार्ड की लेजिटिमेसी है वो स्वीकारोक्ति आधारित है। वो कहते हैं कि जब तक किसी आदेश को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक उसकी सत्ता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देनी है, वो ये है कि बेसिकली चेस्टर आई बर्नार्ड के लिए ये जो जोन ऑफ इंडिफरेंस है वो बदलता रहता है, और मैं बहुत अच्छे से इसको समझाता हूँ। बदलता कैसे है कि जैसे ही आपका उनका एक सिद्धांत है सहयोग संतुलन, मतलब सहयोग संतुलन का सिद्धांत जो है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि प्रतिफल जो है रिवार्ड को बढ़ा करके आप जोन ऑफ इंडिफरेंस मतलब लेजिटिमेसी को बढ़ा करके आप जोन ऑफ इंडिफरेंस को बढ़ा सकते हो। लेकिन मैक्स वेबर ये बात नहीं कहता है। उनके लिए औपचारिक तौर पर मतलब पद में ही सत्ता है, तो एक तरह से ये है। इसी तरह से जहाँ वो लेजिटिमेसी ऊपर से नीचे मतलब लेजिटिमेसी का स्रोत पद को मानता है, प्रत्यायोजन को मानता है, या परंपराओं को मानता है, या करिश्माई व्यक्तित्व को मानता है, तो कई तरह से मानता है। वहीं बर्नार्ड बहुत स्पष्ट तरीके से लेजिटिमेसी का स्रोत सिर्फ अधीनस्थों की स्वीकारोक्ति का मानता है, और वो गतिशील होती है। तो इस तरह से बहुत माइनर लेवल पे आपको दोनों का अंतर बताना है, और अंतर बताते हुए ये कहना है कि मैक्स वेबर जहाँ एक तरह से औपचारिक सत्ता का प्रिंसिपल देता है, जहाँ सत्ता का स्रोत ही वो अलग बताता है, वही लेजिटिमेसी का स्रोत बताता है, वहीं चेस्टर आई बर्नार्ड ने लेजिटिमेसी का स्रोत अधीनस्थों की स्वीकारोक्ति बताया। तो ऐसे फिर कंक्लूजन देना है। तो काफ़ी मतलब बहुत डिफरेंस पैदा करेगा ये इस तरह के सवाल। ये वाला सवाल मैं खूब चर्चा करता हूँ आपसे, मतलब मेरे नोट्सों में अगर मैं पुराने इंडियन पॉलिटी के नोट्स देखोगे तो ये सवाल एज इट इज ही लिखा हुआ है हर नोट्स में। आज से नहीं, मैं जब से इंडियन पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ एज इट इज सवाल लिखवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे मेरी शाबाशी दे रहा हूँ। ये सवाल यूपीएससी में पहले जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूपीएससी देते थे कई बार पूछा हुआ था, तो हम इसकी प्रैक्टिस करते थे। फिर आरएस में एक आया और अब यहाँ आ गया। तो इससे सबक मिलता है कि आप उस जमाने के जो सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा के आरएस और यूपीएससी के पेपरों को देखा करो, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल की संस्था को मध्याह्न के समय पूर्णिमा के चांद किसी धुंधली उपस्थिति के रूप में देखना एक घोर भ्रांति होगी, और इस पे आप चर्चा करनी है। तो चर्चा का मतलब यह है कि गवर्नर का जो पद है उसे सिर्फ आप एक नाम मात्र का प्रमुख समझ लो। देखो इसको थोड़ा समझो, जो दोपहर में जो पूर्णिमा का चांद है उसकी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो एक रहता है। ऐसे राज्यपाल का पद भी बिना रोशनी वाला मतलब एक नाम मात्र का है। तो ये बता रहा है कि ये भ्रांति होगी। तो भ्रांति क्यों है? क्योंकि राज्यपाल का पद ऐसा नहीं है। राज्यपाल का पद उससे बहुत आगे बढ़ के है। अब उनको आप पॉइंट वाइज आप 6-7 पॉइंटों में बताइए, जैसे 356 की अनुशंसा करना, 356 लगता है तो वास्तविक प्रशासक के तौर पर अनुच्छेद 200 और 201 में जो राज्य के विधेयकों को आरक्षित रखना है। इसी तरह से
नई सरकारों के गठन में अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले तो फिर पूरी भूमिका राज्यपालों की आ जाती है। सरकारों की बर्खास्तगी अगर बीच में अल्पमत में आती है तो जो विश्वास मत हासिल करने के लिए जो समय अवधि देना वो राज्यपाल के पास आ जाता है। बहुत सारे राज्यों के पास राज्यपाल के पास सविवेकी अधिकार होते हैं। इसी तरह से फिर आप थोड़ा और बताना चाहो तो जहाँ जहाँ जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल आता है, मतलब जहाँ मंत्रिपरिषद के हित निहित होते हैं वहाँ राज्यपाल के पास खुद के पास भूमिका आ जाती है। और इसी तरह से फिर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप, और इसी तरह से जो विश्वविद्यालयों के चांसलर के तौर पर उसकी भूमिका है। जैसे कई एग्जाम्पल ये 6-7 पॉइंट दे करके, और फिर आप बताएंगे, चूँकि चर्चा करवाई है तो फिर आप इसका नेगेटिव पक्ष बताएंगे कि ये जो भूमिका है जो एक वास्तविक प्रमुख के तौर पर आई है, ये बहुत कुछ भारतीय मतलब राज्यपाल के पद को विवादित कर दिया, उसके एग्जाम्पल सहित बनाएंगे, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। और लास्ट में कुछ सुझाव देंगे सरकारी आयोग एवं पूंछी आयोग और सेकंड ARC की रिकमेंडेशन के बेस पे कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उस तरह से उनकी जो कुछ भूमिकाएं जो है स्पष्ट है, उनको स्पष्ट किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ में आप इसका समापन करेंगे। तो इस तरह से ये आपका सवाल रहे। कुल मिलाकर के लोक प्रशासन के इस 65 अंकों पर मेरी टिप्पणी क्या है या मेरा विश्लेषण क्या है, तो वो संक्षिप्त तौर पर यह है कि बड़े सवाल अब बड़े टॉपिकों पे ना करके छोटे टॉपिकों के भीतर आ रहे हैं, या पुराने UPSC के या RS के अच्छे जो इनडायरेक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस थे उनको उठा रहे हैं। 5 नंबर वाले या 50 शब्द वाले क्वेश्चंस पॉइंट वाइज या बहुत गहरी समझ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे है। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो है वो छका रहे हैं, अंदर जाके भीतर से आए हैं। मेरे दृष्टिकोण से तो ईजी है, देखो मैं तो इसे जीता हूँ। आपके दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर ही थोड़ा दिक्कत हुई होगी, लेकिन अगर दिक्कत ही ना हो तो फिर पेपर ही क्या। फिर अगर आप मान लीजिए कि ये बात मैं आपसे बोलता हूँ तो आप तब भी फॉलो नहीं करते हैं। इस बार मेरा एक वीडियो बनाया हुआ था कि इतनी कम कट ऑफ क्यों गई है। बहुत सारी PSCs का इनका हिस्सा रहा हूँ, इनका पार्ट रहते हैं, हमारे साथी लोग ये सब रहते हैं। हम शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से इस सिस्टम को थोड़ा देख पा रहे हैं, और चूँकि बहुत सारे इसके कोड ऑफ कंडक्ट है इसलिए चीज़ें तो इतनी डिस्क्लोज नहीं हो सकती, वैसे कुछ छुपी हुई नहीं है। तो RPSC या कोई भी PSC जो इनके आंसर का एक सेटअप कुछ पॉइंट सेट करती है उसके आधार पर मूल्यांकन होता है। और इतना कम स्कोर का मतलब 30-35% भी स्कोर नहीं आ रहा। उसकी वजह सीधी एक है, पेपर का स्तर तो अपनी जगह है ही, लेकिन सीधी एक वजह है, वो है कि आप लोग कोचिंग के या श्री 1008 के मार्केट बेस्ड वो नोट्स पढ़ते हो, आप बेसिक्स पे नहीं जाते हो। मेरी जो ये बुक है, मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये समझ पैदा करती है। भले ही उसमें कुछ सवाल नहीं होंगे लेकिन तब भी ये पहुँचा देगी, ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। आपकी टेक्स्ट बुक है हिंदी और इंग्लिश में, तो अंडरस्टैंडिंग पैदा करती है। और इसीलिए मैं कहानी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो आप। ये रट के थोड़ी संतुष्टि होती है, लेकिन अंतिम सफलता के लिए समझ बहुत ज़रूरी है। ये मेरी मतलब आपको सजेशन है। अभी चूँकि हमारा ये ज़रूर है कि मैंने अभी इन दिनों में बहुत कम कर दिया है टीचिंग को, लेकिन अब मैं टीचिंग की फील्ड में थोड़ा सा वापस, चूँकि ये मेरा मूल क्षेत्र है। एकेडमिक फील्ड खूब चल रहा है, लिखना पढ़ना, लेकिन सिविल सर्विसेज में मैंने कम किया है। तो मेरी ऐप है CB कैंपस, आप थोड़ा सा कांटेक्ट में रहना चाहो तो ये जो CB कैंपस ऐप है, इस पर कुछ तो कोर्स पहले से मैं पहले काफ़ी करवाया था, क्योंकि मेरे पास समय भी कम है, रिसोर्सेज भी कम है, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको मैं डेवलप करूँगा थोड़ा। ऐसे पेपरों में शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा आना चाहिए, तो उसमें 2-3 तो बने हुए हैं, लेकिन अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी जो उसमें एक RS मुख्य परीक्षा के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी जो मैं बहुत गहरे से इसे देखता हूँ, बहुत ही मतलब, और एथिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव, बेसिकली एथिक्स फिलोसफी वाली नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। ये पेपर हमने PG में चला दिया है और मेरी PhD भी इस पे है। ये तो प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम पे शायद इसको फुल देखता हूँ, मैं इसकी एक प्लानिंग कर रहा हूँ। साथ ही RS में
इंटरव्यू प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत